Hello friends, welcome to all of you in our educational channel San Physics and GS classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किए हैं। सेकंड चैप्टर फिजिक्स का बुक का चैप्टर नंबर 12 साइंस की, और इसमें हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है। ये छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख भी सकते हैं। प्रीवियस सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 9 फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोज़ की, और उसके बाद फिर क्लास 10 का लाइट चैप्टर की, लाइट के बाद में फिर ये वाला चैप्टर जो शुरू हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम ओम्स लॉ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का होता है, उसके ऊपर आज हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। ओम्स लॉ में तीन चीज़ें आती हैं, वी, आई और आर। उन तीनों के बारे में देखेंगे क्या है। जैसे फिलहाल अभी तक हमने आई इलेक्ट्रिक करंट को देख लिया है क्या होता है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और थर्ड क्वांटिटी जो आर है, रेजिस्टेंस, वो आज इसमें नहीं है। तो आज हम ओम्स लॉ देखेंगे। ओम्स लॉ के बाद में वी आई आर का इंटररिलेशन देखेंगे, उनसे इंटरचेंज होने वाले फार्मूले देखेंगे, और लास्ट टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। इसका मतलब यह है कि इस लेक्चर में आपके दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं इस लेक्चर से। जैसे पहली चीज़, ओम्स लॉ 95% पॉसिबिलिटी रहती है कि ये आता ज़रूर है एग्जाम में। दूसरा पॉइंट मतलब जो सीधे पूछे जाएंगे, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये। और तीसरी चीज़ जिससे है कि वी आई आर के से बैठकर कम से कम एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ओम्स लॉ, OHM' लॉ। ओम्स लॉ का नाम मतलब क्या है कि ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पहले देखा जाएगा, तो लिखेंगे हम कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है डबल नोटेड कॉमा में, कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, ये होता है इसका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बिल्कुल हो बहु याद करना पड़ेगा, यही आपको लिखना भी है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके पोटेंशियल डिफरेंस। तीन चीज़ें इसमें हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट या करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रिक करंट भी पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है। थोड़ा सा यहाँ बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और वी। इसके कहने का बेसिक मतलब यह है कि अब इसे अगर न्यूमेरिकली लिखा जाएगा तो इसके कहने का मतलब है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होगा। मतलब जो चेंज एक क्वांटिटी में होगा सेम चेंज अगली क्वांटिटी में भी होगा। इसी रिलेशन को कहा जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन।
इसी का अपोजिट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। उसमें क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ये हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है वो हमने बताया। अब इसी को समझने के लिए या और आपको ये जानकारी होगी कि कभी भी हमेशा प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए, इक्वल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू आर वी। अब यहाँ पर I क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कहाँ कहाँ है ये बात बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर पे फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। किस जैसे मानिए कि आपका एक वायर है, तो वायर के इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है वो यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर एक नई क्वांटिटी R आई है। R को कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, CONSTANT, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस आप सुनते हैं वो रेजिस्टेंस बेसिकली उसका रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी जगह से आता है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा क्या बन गया, I इज इक्वल टू वी आर या I इज इक्वल टू आर वी। I इज इक्वल टू आर वी आया, ये हमारा एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। यही ओम सदा हमारा कुल मिला के यही इतना है। ओम सदा में क्या है उसका स्टेटमेंट, फिर न्यूमेरिकली और उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा के उसका एक फार्मूला बना देंगे, I इज इक्वल टू वी आर या I इज इक्वल टू आर वी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्या चीज़ें अब ऐड हुई, मतलब ओम सदा का कॉन्सेप्ट कितना है वो इतना हो गया। अब इसका पोस्टमार्टम है जो हम कहते हैं कि ओम सदा का अब करेंगे पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स में ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है या फार्मूले पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी पर थोड़ा सा कम किया जाता है। तो I इज इक्वल टू वी आर हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ से एक फार्मूला तीनों में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। अब क्या हो गया कि I इज इक्वल टू वी आर से एक रिलेशन और निकालेंगे तो दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा कि V इज इक्वल टू आई अपॉन आर। एक ये हो गया और दूसरा R इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल टू आई अपॉन वी। R इज इक्वल टू आई अपॉन वी। दो फार्मूले हमारे यहाँ से बन के आए। तो हमारे पास कुल कितने फार्मूले हो गए, 3, 1, 2, 3। जब हमें इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब I और V दिया रहेगा, R निकालना होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब V और R दिया रहेगा तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ये 3 फार्मूले हमारे हैं। तीनों का यूज कैसे होता है अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बताएंगे। अब यहाँ से जो एक मतलब ये हो गया न्यूमेरिकली। अब जो इसमें एक रेजिस्टेंस आया था, अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है या रेजिस्टेंस वास्तव में क्या है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसे मतलब ये इसका कैसे समझे कि क्या है, ठीक है, इसका फील देने के लिए क्या है। तो हेडिंग डालिए अब रेजिस्टेंस। अब इसमें ये भी बताएंगे कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। ये हो गया कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, अभी इसको नोट कर दे तो समझाएं फिर। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब किसी कंडक्टर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उससे करंट फ्लो होने से रोकती हो, उसी को ही क्या कहा जाता है, कंडक्टर। जैसे हमने क्या कहा है, मतलब कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो कंडक्टर में ये है कि एनीथिंग विच अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। जिससे करंट होकर पास हो जाए वही कंडक्टर है। लेकिन होता क्या है कि कंडक्टर में भी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो करंट के फ्लो को रोकती हैं, और उन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उससे करंट फ्लो होने से रोकती हो, उसे को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस।
और अब फिर जो रजिस्टर है अभी देखिए तो समझाएं थोड़ा सा और फिर। अब फिर जो रजिस्टर है तो रजिस्टर में क्या है कि एनी कंडक्टर which have resistance is known as रजिस्टर। मतलब रजिस्टर क्या है, तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस है उसे क्या कहा जाएगा, रजिस्टर। और जो प्रॉपर्टी देखिए रेजिस्टेंस में क्या है कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस है उसे रजिस्टर नाम दिया गया है, और रजिस्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी करंट को फ्लो होने से रोकने की प्रोसेस जो है उसी को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। तो देखिए अब रजिस्टर का एग्जांपल क्या हो गया कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल में कि एनी अप्लायंस which works with electricity, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हैं अप्लायंस की जगह पर, कोई भी ऐसा अप्लायंस है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके काम करे, उसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बल्ब है, तो बल्ब क्या करेगी कि जैसे मानिए कि इधर से करंट मानिए 10 एम्पियर का आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये जैसे मानिए एक वायर है, या इधर से हम करंट भेज रहे हैं, यहाँ से हम 10 एम्पियर के करंट भेजे, यहाँ पर हमारी एक बल्ब लगी हुई है। तो बल्ब क्या करेगी कि इस 10 एम्पियर के करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या होगा कि मान लीजिए कि 8 एम्पियर करंट ही पहुँच पाएगी, 2 एम्पियर की करंट क्या होगा, वो इस बल्ब ये कंज्यूम कर देगा। तो वही है कि इसने क्या किया कि जो करंट फ्लो हो रही थी, करंट को फ्लो होने से रोका। कौन रोका, बल्ब ने रोका। बल्ब ने रोकने की वजह से बल्ब क्या हो गया, एक रजिस्टर हो गया, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक, तो वही जो भी बताया जा रहा था कि I इज इक्वल टू वी आर। I इज इक्वल टू वी आर का मतलब है कि V और R पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। और यहीं से अगर आप थोड़ा सा और फिर लेना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी ओम्स लॉ ये कहता है कि I और V का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। और यहाँ से देखने से ये भी पता चल रहा है कि I और R का रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे एक नंबर में ये पूछ ले कि V और R का रिलेशन एक दूसरे से किस तरीके का है, तो V और R का रिलेशन एक दूसरे से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन का मतलब यह है कि जब V बढ़ेगा तब R घटेगा, जब R बढ़ेगा तब V घटेगा। मतलब दोनों में से एक बढ़ेगा एक घटेगा। इस एक बढ़ने एक घटने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब था कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता था, और V क्या कहता है कि करंट उतनी जल्दी से फ्लो होगी। तो इस जगह पर डिफरेंस आ जाता है कि रेजिस्टेंस कह रहा है कि नहीं हम रोकेंगे, V कह रहा है कि नहीं हम जाने दें, क्योंकि जितना V ज़्यादा उतना I ज़्यादा, V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। तो उसी वजह से V और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये शायद आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए समझ में आ जाएगा। एक तो ये हो गया समझने का। दूसरा समझने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि V और R है, अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल का इस्तेमाल कर लें, नंबर। ये पूरा जितना था उतना हमने बता दिया है, इसमें यही इतना है ओम्स लॉ को मिला के। अब थोड़ा सा और समझा दें फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो भी हमने कहा ना कि I इज इक्वल टू V और R। आप सोच रहे होंगे कि इस फार्मूले पर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला इस चैप्टर का पहला फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसके बिना इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लग पाना इम्पॉसिबल है, ये फार्मूला ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि एक रिलेशन हमारा आया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और फिर दूसरा आया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये गलत है। और फिर आया कि V इज प्रोपोर्शनल टू, यह है 1/R।
V is directly proportional to 1/r, I is directly proportional to V। I is directly proportional to R क्यों नहीं लिखेंगे अभी बताते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास I कितना है, I आपका है 30 एम्पेयर आपके करंट है, और V मान लीजिए कि आपका है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अगर ये है तो ये हो गया 5V। अब हमारा R कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई होके 30 होना है, 5 6 30। अब मान लीजिए कि हमने अपना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, करंट उतनी ही है, करंट हमारी अभी भी 30 एम्पियर ही है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के कर दिया मान लीजिए कि 10। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 3। तो वही अभी जो हम बता रहे थे ना, ये वाला रिलेशन कैसे है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, वो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका समझने का वही तरीका है कि V का काम क्या है, V का काम है करंट को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि अगर सर्किट में हमारे 110 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर दूसरा 220 वोल्ट का है, तीसरा फिर मान लीजिए कि 440 वोल्ट का है, लगे 440 वोल्ट छोटे से तेरे 440 वोल्ट है। तो दोनों में ये बताइए कि सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगी। तो करंट हमारी सबसे ज़्यादा किस में फ्लो होगी, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें और कम। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस बताइए किस में सबसे ज़्यादा है, या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ऐसे 2 कॉलम बने, एक है I, एक है V। इसमें यह कह रहा है कि इंक्रीजिंग, जैसे ऐसे एरो बनाइए कि जिस तरफ इंक्रीजिंग हो उधर एरो हो, जिस तरफ डिक्रीजिंग हो उधर ये। तो करंट के लिए कैसी एरो बनेगी, करंट के लिए हमारी एरो बनेगी इस तरीके से कि करंट हमारा जैसे जैसे नीचे आते चल रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जा रही है। और रेजिस्टेंस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और रेजिस्टेंस हमारा वैसे वैसे घटता चला जाएगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को फ्लो नहीं होने देना है। तो करंट अगर फ्लो हो रही है मतलब रेजिस्टेंस काम कम कर पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रही है मतलब रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। I और V का इफेक्ट सेम रहेगा, V जितना ज़्यादा रहेगा, V और I सगे सगे हैं, R उन दोनों का दुश्मन है। तो V क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि हम थोड़ा सा और खिंचा दें और तेज चले। वही है कि V क्या करेगा कि थोड़ी सी और पावर दे दें, करंट और तेज जाए। R क्या कहेगा, नहीं तुम पावर दे रहे हो, हम पावर नहीं देंगे, हम उस पावर को थोड़ा सा हम कंज्यूम कर देंगे। तो यही V I और R का बेसिक रिलेशन है, बेसिक उनके बीच में डिफरेंस है, बेसिक इनका संबंध है। तो V और I के बारे में कुल मिलाकर यही 3 चीज़ें हैं जिसमें से शायद आप काफ़ी कुछ चीज़ें फील कर पाए होंगे कि कैसे ये वास्तव में कैसे हो रहा है। अगर फिर से वही कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा क्लियर हुआ हो तो पीछे जाइए, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या क्या है, ओम्स लॉ आ जाएगा अगर लिखने के लिए तो 2 नंबर में आता है, ये 3 में तो नहीं आएगा, 2 में आएगा या 1 में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 3 नंबर में आएगा तो उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया जाएगा। तो 1 नंबर में फिर ओम्स लॉ मान लीजिए कि अगर आगे राइट द ओम्स लॉ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। बोलते रहिए, साथ साथ याद हो जाएगा, दिमाग में रखिए, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, हमें I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बताना है, बस केवल स्टेटमेंट बता देना है। तो क्या कहेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। थोड़ा सा उसके आगे और ऐड कर देंगे, हमने नहीं लिखा था कि व्हेन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि करंट के फ्लो होने में इन चीज़ों से भी डिफरेंस पड़ता है कि उनमें टेम्परेचर कितना है, ठीक, टेम्परेचर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, बट वायर मोटा है या पतला है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो उसको नीचे ऐड कर देंगे। फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V implies that using R as proportionality constant I is equal to VR। फिर I is equal to VR से क्या आ जाए कि V and R are inversely proportional to each other। और कैसे हुआ वो हमने बता दिया। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख देंगे। रजिस्टर क्या है, एनी कंपोनेंट, एनी अप्लायंस या एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टर।
और रेजिस्टेंस क्या है, काइंडली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर अपोजिंग द करंट इन नेचुरल रेजिस्टेंस। ये हो गया पूरा हमारा यहाँ तक का टॉपिक। अब इसके बाद में एक और पढ़ देंगे कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। देखिए आप यहाँ पर ये एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ पर देखिए उसमें क्या होता था कि कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या हो रहा है कि भी आप देखे होंगे कि जो इंसुलेटर होता था, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती थी, कंडक्टर में करंट फ्लो होती थी। लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो चाहती है कि कंडक्टर में भी करंट फ्लो ना हो। ठीक, तो इस वजह से इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है सामने। तो फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, इसमें फर्स्ट लिख लीजिए। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करेगा। डिपेंड करने का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे हुआ भी, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, तो हम किस तरीके के सेटअप बनाएं, या हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, करंट ज़्यादा फ्लो करानी है, तो किस तरीके की चीज़ है इसको सेट करें। वायर कितना रखें, पतला वायर रखें या मोटा वायर रखें। ठीक, लंबाई ज़्यादा रखें, लंबाई कम रखें। जैसे कि मानिए कि अगर रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए कि जैसे ये वायर है, एक रेजिस्टेंस इसमें होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, मतलब हमें यहाँ से चल के यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारा रेजिस्टेंस कम पड़े। रेजिस्टेंस कम पड़ने का मतलब है कि करंट हमें ज़्यादा मिले। तो वही सब चीज़ें हैं, वायर मोटी रखें या पतली रखें, वो सब इसमें आता है। तो फर्स्ट लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या हम लिखेंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, C। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला ये। इससे कैसे लिखा जाएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हो गया फर्स्ट, नोट कर दीजिए। सब तो अभी एक साथ बताते हैं। दूसरा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसमें 1 कोशिश करिएगा कि ये वाला 1 बनाए, ऐसे 1 मत बनाइएगा। ऐसे बनाएंगे तो I हो जाएगा 1। ठीक, 1/A। ये हो गया दूसरा रिलेशन। और फिर थर्ड, R also depends upon the किस पे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ETC। प्रेशर की स्पेलिंग गलत हो गई, PRESSURE, प्रेशर, ETC। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों आप नोट कर दीजिए। फिर समझाते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, इन सब पर भी डिपेंड करता है। 2 के साथ बताना जरूरी है, तीसरे में केवल सारा बता देंगे कि हाँ इन पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है उससे बहुत मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि घर हमारा है, तो घर में हम अपने टेम्परेचर थोड़े कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें घर में कुछ चीज़ लगाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसके लिए AC लगा देंगे कि टेम्परेचर कम रहे या टेम्परेचर ज़्यादा रहे। तो वो चीज़ें हाथ में नहीं है, हाथ में हमारे क्या है कि वायर को मोटा कर दें या पतला कर दें, बस। तो वो इतना हम कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को ये भी जान लीजिए कि इन पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, भगवान भरोसे है वो। ठीक, तो अब इसे थोड़ा सा इसको
मिटा दें फिर समझाएं। तो ये आप नोट कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको समझाते हैं कि कैसे इसमें क्या है या इसके कहने का क्या मतलब है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया कि यहाँ से अगर दोनों को मिला देंगे तो R इज इक्वल टू L अपॉन A। ये हमारा रिलेशन बन के आएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे मानिए कि ये आपकी वायर है, ये आपकी वायर है, तो वायर का ये जो इतना एरिया है इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बेसिक मतलब है कि वायर की मोटाई, वायर कितना मोटा है। जैसे केबल है, जैसे आते हैं ना तार 5 रुपये मीटर, 6 रुपये मीटर, 10 रुपये मीटर, कौन सा देंगे, केबल है। और मोटे तार आते हैं, जैसे 11,000 वाली लाइन देखेंगे तो उसमें और मोटा तार लगा रहता है। उन सब का मतलब क्या है, तो वही है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि क्या आया कि एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एक रिलेशन इसी में और है कि करंट उतनी ज़्यादा। ये 3 रिलेशन हमने एक ही फार्मूले से बनाया। इसका मतलब क्या है कि वायर जितनी ज़्यादा मोटी है, एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मतलब वायर मोटी, वायर जितनी मोटी रहेगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब घर में अगर आपको तार लगानी है, कोई चीज़ लगाने के लिए, तो उसमें जितना मोटा तार रहेगा, तार जितना मोटा रहेगा, करंट उतनी ज़्यादा अच्छी जाएगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। बहुत पतली वायर लगा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी। मोटा तार रहेगा तो आसानी से करंट जाएगी, लेकिन मोटा तार महंगा है, इस वजह से लोग पतला तार ही लगा देते हैं। मतलब अगर आप अपने घर में बल्ब जलाने के लिए, सेफर जलाने के लिए अगर केबल लगा देंगे तो बिजली का बिल तो कम आएगा, लेकिन कि जितना बिजली का बिल नहीं आएगा उससे ज़्यादा केबल का खर्चा आ जाएगा। तो वही एक कहावत है कि जितने के बाबा नहीं उतने की शंख, तो वही वाली बात है इसमें। तो ये सब थोड़ा मजाक होता रहता है बीच बीच में, तो जानने रहिए कि इसका बेसिक मतलब हम क्या बताना चाहते थे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मतलब कि वो ज़्यादा मोटी वायर, जितनी वायर मोटी उतना ही रेजिस्टेंस कम, उतना ही करंट अच्छा। और तीसरी चीज़ लेंथ। लेंथ में क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। इसका मतलब कि लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, और करंट क्या रहेगी उतनी कम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि वायर जितनी छोटी रहेगी करंट उतना ज़्यादा अच्छा जाएगा। वही जो अभी हम कह रहे थे कि वायर हो सकता है, तो हम जैसे क्लिप है, मान लीजिए कि यहाँ से लेके जाना है यहाँ पर, तो हम एक क्लिप यहाँ ऐड करें, फिर एक क्लिप यहाँ ऐड करें, फिर एक क्लिप यहाँ ऐड करें, फिर एक क्लिप ऐसे वहाँ पहुँचाएँ, और दूसरे में क्या है कि बिल्कुल सीधा ये पहुँचा दें। तो करंट किस में ज़्यादा जाएगी, करंट ज़्यादा जाएगी इसमें, इस वजह में करंट कम जाएगी। करंट क्यों क्या हो जाएगी, क्योंकि लेंथ क्या है, लेंथ उसमें ज़्यादा लग गई है, इसमें लेंथ कम है। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि लेंथ से मतलब कि उसका, जैसे मान लीजिए कि ये इतनी लेंथ है, तो ये लेंथ भी अपने आप में करंट को कंज्यूम करती है। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट है, के बीच में कुछ भी ना रहे, फिर भी यहाँ पर 10 एम्पियर करंट का पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वायर भी अपने आप में एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि जितने कंडक्टर हैं सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक, जितने कंडक्टर हैं सारे में रेजिस्टेंस अपने आप में प्रॉपर्टी है, या आर कंडक्टर्स आर रजिस्टर एंड हैव रेजिस्टेंस एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इतना कुछ बेसिक बातें थी इसके चैप्टर के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। तो हमने ओम्स लॉ देख लिया है, और फैक्टर्स ऑन विद रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ये देख लिया है। अब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में अपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे कि रजिस्टर्स को जैसे कि क्या हुआ, देखिए उस अगले लेक्चर थोड़ा सा बता दें क्या है। देखिए ये सारी चीज़ें आप अगर जाने रहेंगे तो आप अपने घर में भी अगर छोटे मोटे मिस्त्री आप बन सकते हैं। वो बात ठीक है, 2-4 बार आप दगाएँ दड़ाम, लेकिन आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो हाँ, तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो उसमें जो रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, अगले दिन देखा जाएगा सही से। उसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन,
एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो आपको डेली वर्क में भी जाननी चाहिए। मतलब वही जो कह रहे थे ना कि घर में भी आप अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रजिस्टर्स हमने बेसिक मतलब क्या बताया कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल छोटा सा मानना चाहें तो आप मान लीजिए कि बल्ब है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एक वायर है, इसी में हमने एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया, एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ऐसे है। तो एक ही वायर में दो बल्ब लगा दिया। और तीसरे में सेकंड कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे मानिए कि एक वायर ये है, ये सेल है, ठीक, सेल से यहाँ से हमने क्या किया कि एक वायर ऐसे निकाला, पहुँचा दिया, ठीक, और एक वायर यहाँ से निकाला। मतलब क्या है कि वायर को इस जगह पर से छीला थोड़ा सा, वहाँ से एक दूसरी वायर कनेक्ट किया और नीचे से फिर एक दूसरी वायर कनेक्ट किया। इसमें जो एक ही तार में कनेक्ट कर रहे थे वो ना करके हमने क्या किया कि दोनों पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट्स के बीच में हमने तारों को अलग अलग लगाया। अभी इसका थोड़ा सा बताते हैं। तो इसमें ये हो गया और ये, इसमें दोनों में बल्ब अलग अलग लगा दिया। अब हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस में करंट आसानी से जाएगी, किस में करंट मुश्किल से जाएगी, कौन सा लगाने पर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, कौन सा लगाने पर बिजली का बिल कम आएगा, ठीक। तो वही करंट कंजम्पशन जो होता है वो किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये हम अगले लेक्चर में अपने देखेंगे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जैसे मानिए कि ये आपके घर में एक रूम इस जगह पर है, एक रूम इस जगह पर है। तो हम क्या करें, एक तो तरीका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेन स्विच है, यहाँ पर बोर्ड हमारा है, तो बोर्ड से एक वायर ऐसे लेके जाएं, दोनों के दीवार से जुड़ाते हुए, एक यहाँ लगा दें, एक बल्ब यहाँ लगा दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे ना लगाएं, बल्कि हम एक वायर को ऐसे बाहर से लेके जाएं, इससे ले जाके यहाँ कनेक्ट कर दें, इससे ले जाके यहाँ कनेक्ट कर दें। मतलब क्या हुआ कि पूरी वायर से एक करंट यहाँ से काटा गया, तार को छील के एक दूसरा तार ला के इस बोर्ड में लगा दिया गया, एक यहाँ से ले जाके यहाँ लगा दिया गया, और दोनों में अलग अलग तरीके से बल्ब लगा दिया गया। तो ज़्यादा यूजफुल ये है कि ज़्यादा यूजफुल एक ही तार वाला, एक ही वायर वाला है। यही हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कुछ डाउट सॉल्व करना हमारा धर्म है, तो उसे हम बताएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।